नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे राहत और सियासत की। जी हां, जिस तरीके से हसदेव की जो कोल माइन है, इसको जो है कोर्ट से राहत मिली है और इस राहत के बाद इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष इसको लेकर आमने सामने है, तो वहीं इसको लेकर सवालों की बौछार विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर की गई है, क्योंकि जो हसदेव की खदान है ये घने जंगलों में हो और इस कोयला माइन को जो है पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी, कोर्ट से भी मंजूरी मिली और उसके बाद अगर हम बात करें तो अब इसको लेकर सियासत हो रही है। सीधे तौर पर विपक्ष की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के आदेश से ब्लॉक खोलने का रास्ता ये साफ हुआ है। हाई कोर्ट ने स्टे लगाने की जो याचिका लगी थी उसको खारिज किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं और पारस कोल आवंटन में राज्य सरकार पर डबल गेम करने का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। एक तरफ तो विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार कह रही है कि हम पर्यावरण बचाएंगे और दूसरी तरफ इस फैसले का स्वागत कर रही है। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष इसको लेकर विपक्ष के जो तमाम आरोप हैं उनको निराधार बता रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि बिजली की देश को तय करना पड़ेगा कि उसको बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये आवंटन है भारत सरकार करती है, राज्य सरकार कोयला खदान के आवंटन नहीं करती। वन पर्यावरण विभाग भारत सरकार के पास है, हम लोग तो केवल रिपोर्ट भेजते हैं। बचत काम तो वो है, हमारा बीच का काम है कि भैया उधर से अनुमति है, इसको करो, नहीं करो तो उधर से बत्ती पड़ती है कि आप ये काम नहीं कर रहे हो। तो भाई देश को तय करना पड़ेगा कोयला चाहिए कि नहीं चाहिए, बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक बात है कि जो हमारे खनिज है उसका दोहन ठीक ढंग से होना चाहिए। मतलब कुछ भी खुदाई हो जाए, कुछ भी पेड़ कटाई हो जाए, ये बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये है कि नियम के विपरीत कोई काम नहीं होने देंगे। पूरा वहाँ के वनवासियों के, आदिवासियों के पूरे ध्यान, उसके अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। कोल ब्लॉक का आवंटन मूलतः ये केंद्र सरकार का मसला होता है। राज्य सरकार से पर्यावरण और वन विभाग की अनापत्ति मांगी जाती है और हम लोगों ने अपनी सीमाओं में रहकर जो हसदेव अरण्य है, हसदेव का जो कैचमेंट का एरिया है, उसको बचाने की पुरजोर कोशिश की है। हम लोगों ने तो जो हमारा जो लेमरू लेमरू एलिफेंट रिजर्व का जो एरिया है उसको भी बढ़ा करके दर्ज किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस आएगा उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन किसी भी मसले पे इस कोल ब्लॉक के आवंटन की सारी कार्रवाइयों की शुरुआत केंद्र सरकार करती है। परसा कोल आवंटन में मुख्यमंत्री डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ केंद्र के ऊपर आरोप लगाना कि वो सहमति दी, वो इसके कारण हमको भी जारी करना पड़ा। वास्तविकता ये है कि पहले राज्य से सहमति जाती है और बाद में केंद्र सरकार के द्वारा आदेश जारी होता है। ये इनको बताना चाहिए, या तो केंद्रीय नेतृत्व के अपने राजस्थान को लेकर के दबाव में इन्होंने सहमति दी है, या इन्होंने जो भी उनका संबंध हो जिनको सहमति दी है उसके कारण में इन्होंने सहमति दिया है। और केंद्र सरकार के ऊपर डालना ये अपने कमजोरी को छिपाने का प्रयास है। तो सीधे तौर पर धर्मलाल कौशिक की अगर हम बात करें तो वो सरकार पर डबल गेम करने का आरोप लगा रहे हैं। इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सरकार डबल गेम कर रही है, क्योंकि पहली सहमति जो है राज्य सरकार से ली जाती है और उसके बाद ही केंद्र जो है आवंटन करता है। लेकिन इसको लेकर राहत और सियासत देखी जा रही है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से देश में कोयले की कमी भी है और ऐसे में ये एक राहत की बात है, लेकिन इसको लेकर इस राहत पर सियासत भी देखने को मिल रही। क्या पूरा मामला है, इस पर चर्चा करेंगे और क्यों सियासत हो रही। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर लखन चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सुरेंद्र जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि सीधे तौर पर देखें तो कोयले की कमी पूरे देश में देखी जा रही है, विदेशों से तक कोयला मंगाने की बात हो रही है और ऐसे में हसदेव की अगर हम बात करें तो अनुमति मिलना सीधे तौर पर एक बड़ी राहत है। लेकिन हसदेव में जब खनन होगा तो ये तो साफ है कि पेड़ कटेंगे। तो इसको लेकर क्या कोई तैयारी राज्य सरकार ने की है, क्योंकि विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि यहाँ के जो वनवासी हैं उनको जो है यहाँ से हटना होगा, लाखों पेड़ कट जाएंगे। आपका क्या कहना?
आकाश जी, निश्चित रूप से कोई भी खनन के लिए क्षेत्र चयनित होता है तो वहां मूल रूप से 3 समस्याएं देखी जाती है। एक तो प्राकृतिक आपदा, दूसरा विस्थापन का मुद्दा और तीसरा प्रदूषण। निश्चित रूप से जो खनन प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्र के रहवासियों को इन तीनों मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ता है। और जिस प्रकार से आज हमारी जरूरतें हैं, निश्चित रूप से बिजली भी जरूरी है, सीमेंट भी जरूरी है और इस्पात भी जरूरी है, और इन तीनों के लिए कोयला आवश्यक है। संघीय व्यवस्था है आकाश जी, कोल खनन जो है, कोल की माइनिंग जो है वो केंद्र सूची का विषय है। विगत दिनों आपको बयान याद होगा केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो खनन क्षेत्र है, जो कोल माइंस का एरिया है, वहां पर 5वीं अनुसूची के नियम जो है वो लागू नहीं होते, और इसलिए जो ग्राम सभाओं की आपत्ति है उनको दरकिनार कर दिया गया। मूल बात आकाश जी, जो पर्यावरण के संदर्भ में चिंता है निश्चित रूप से जायज है और हमारी सरकार इसके प्रति पहले से ही गंभीर है। आपको याद होगा 2011 में देश के 7 विशेष जगहों को चिन्हित करके जो अति जैव विविधता महत्व के क्षेत्र हैं उनको नो गो एरिया में शामिल किया गया था। नो गो का एरिया का तात्पर्य होता है आकाश जी, वहां से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में माइनिंग की अनुमति नहीं दी जाती। उसमें छत्तीसगढ़ का यह हसदेव अरण्य क्षेत्र भी था। लेकिन 2014 में, अक्टूबर 2014 में एक अध्यादेश जारी किया गया मोदी सरकार के द्वारा और देश के भीतर पहली बार कमर्शियल माइनिंग चालू की गई, और ये उसमें आश्वासन दिया गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी प्रस्तुत किया गया था कि सरकारी उपक्रम और सरकार की आवश्यकताएं हैं उसमें राज्य सरकार भी शामिल है, उनको प्राथमिकता से आवंटित किया जाएगा। जिस प्रकार से या तो भाजपा के साथी बताए कि धर्मलाल कौशिक जी झूठ बोल रहे हैं या केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी जी झूठ बोले, क्योंकि यह प्रक्रिया शुरू होती है केंद्र से और अंतिम आदेश भी केंद्र के द्वारा जारी किया जाता है। सहमति दी है क्या? राज्य सरकारों को राज्य सरकार ने सहमति दी है? राज्य सरकार ने सहमति दी है क्या? सहमति पर यहाँ पे सियासत है हमने तो पहले से ही हमने देखे मोहम्मद अकबर ने, आकाश जी, मोहम्मद अकबर जो यहाँ के वन मंत्री हैं, उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जी को पूरी स्थिति के बारे में बताया था, हसदेव अरण्य क्षेत्र के जैव विविधता के क्षेत्र के बारे में भी बताया था। लेकिन संघीय व्यवस्था है, यदि वहां से प्रस्ताव आया है और राज्यों को जरूरत है तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि प्राथमिकता से राज्य सरकारों को दिया जाए। लेकिन मोदी सरकार में तो निजी क्षेत्रों को 2014 से 18 के बीच बड़े पैमाने पर आवंटित हुआ। आप विपक्ष के आरोपों पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाने, लौटूंगा आपके पास। चिमनानी जी समझ लेते हैं, आपकी लंबी फहरिस्त है आरोपों की। चिमनानी जी, जिस तरीके से सुरेन जी सीधे तौर पर जो पूरा ठीक रहा है वो केंद्र पर फोड़ रहे हैं, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति में कोयला जरूरी भी है। आपको नहीं लगता कि यहाँ राहत तो मिली है लेकिन पर्यावरण को इससे निश्चित रूप से नुकसान होगा? लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष इस बात को कह रहा है कि केंद्र के कारण हमने किया, आपका क्या मानना है? केंद्र सरकार ने यहाँ के गरीबों के लिए 11 लाख मकान भेजे थे, इन्होंने नहीं बनने दिए, वापस कर दिए। उसमें न किसी कोर्ट की अड़चन थी न किसी की बाध्यता थी। तो केंद्र क्या कहता है वो तो ये करते नहीं है, और इनको कोई क्रेडिट लेना होता है तो पैसा केंद्र का होता है, ये लोग फोटो अपना लगा लेते हैं और कहीं फंस जाते हैं तो केंद्र का नाम ले लेते हैं। लेकिन बहुत ही हास्यप्रद बयान लगता है कि जब केंद्र ही सब कुछ तय करता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी को 5 बार चिट्ठी क्यों लिखी, क्यों दिल्ली में बैठक करनी पड़ी यहाँ के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को सोनिया गांधी जी के समक्ष जाकर समस्या का क्यों जिक्र करना पड़ा, जब तय केंद्र सरकार को करना है। अब केंद्र सरकार तो सोनिया गांधी से पूछ नहीं रही है। तो कांग्रेस पार्टी को बात वो करनी चाहिए जो थोड़ी जमे। हवाई बात करना और ऐसी बात करना जिसमें वो खुद ही फंस जाए, सेल्फ गोल करने की कांग्रेस की आदत है। असल में क्या है जी, इनका जो मामला था वो केंद्र सरकार ने तो अपनी तरफ से जो परमिशन दी वो दे दी, राज्य सरकार को ही ओके करना रहता है, बिना राज्य सरकार की मर्जी के नहीं हो सकता। तो पहला तो मेरा ये प्रश्न है जो मैंने पूछ लिया कि अशोक गहलोत जी सोनिया गांधी से क्यों मिले? अगर केंद्र को करना था वो मोदी जी से मिलते, और हमारे मुख्यमंत्री क्यों सोनिया गांधी से मिले? और पहले क्यों आपने इस विषय को इतने दिन अटका के रखा जिसके लिए अशोक गहलोत को नाराजगी भी व्यक्त करनी पड़ी, हाथ पैर भी जोड़ने पड़े? और अब ऐसी कौन सी स्थिति आ गई, कौन सा सोनिया गांधी जी के निवास में सेटलमेंट हो गया या कौन सा ऐसा आदेश आ गया उनका जिसको इनको मानने की बाध्यता है? तो क्या छत्तीसगढ़ की सरकार को एक ऐसा परिवार चला रहा है जिसे देश ने खारिज कर दिया?
सोनिया गांधी और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ की नीति तय कर रहे हैं क्या, स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। चलिए और किसके कहने पे पहले इन्होंने रोका था, अशोक गहलोत ने फिर कंप्लेन की, और किसके कहने पे फिर इन्होंने चालू कर दिया। केंद्र सरकार इस पूरे मामले में अभी तक पिक्चर में नहीं है, जितनी बातें मैंने कही है। तो इन सवालों का पहले तथ्यात्मक जवाब मिले तो बात आगे बढ़े फिर। जी बिल्कुल, बात आगे तो बढ़ गई है और यही कारण है कि सवाल उठ रहे हैं, सियासत हो रही है। चलिए मैं लूंगा आपके सवालों का जवाब भी सुरेंद्र जी से, लेकिन पहले राजनीतिक विश्लेषक सर से समझ लेते हैं, चौधरी जी से। सर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कोयले की कमी है और ये तो साफ है जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि राजस्थान में भी कोयले की कमी थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री की मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने बात भी की थी भूपेश बघेल जी से कि यहाँ से कोयला मिल जाता तो, और यही कारण है कि इस पूरे मामले में, क्योंकि अब जिस तरीके से अनुमति मिली है उसके बाद ये तो साफ है कि कोयले का खनन शुरू होगा जल्दी, लेकिन इस पर जिस तरीके से सियासत हो रही है ये और कितनी परवान चढ़ेगी, और वास्तव में यथास्थिति आप क्या पाते हैं, क्या देखते हैं हसदेव को लेकर? देखिए आकाश जी, मामला जो है बहुत संवेदनशील मामला है। इस समय भीषण गर्मी का दौर पड़ रहा है, 45-47 डिग्री टेम्परेचर जो है इस समय छत्तीसगढ़ में है जी। और ऐसे समय में हम लोग और जो थोड़ा बहुत जो जंगल बचा है उसको भी उजाड़ने के लिए जिस तरह से अभियान चला रहे हैं और पेड़ों को काट रहे हैं, तो निश्चित रूप से यदि पर्यावरण की बात हम करते हैं तो चिंता की बात है, बहुत बड़ी चिंता की बात है जी। लेकिन दूसरी ओर तत्काल जो है ये मामला भी आता है कि इस समय देश में जिस तरह से बिजली संकट है, तो मामला जो है संवेदनशील होने के बावजूद भी इसमें राहत भी है, सियासत भी है और तमाम मुद्दे इस पर जो है इस तरह से घालमेल है तमाम मुद्दों का कि इसको समझना और इस पर जो है स्पष्ट एक राय रखना भी बहुत मुश्किल है। आकाश जी देखिए कि मामला निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने आवंटन किया था राजस्थान सरकार को और इतने सालों तक उस मामले को लटका के रखा गया था। गहलोत जी के कहने पर, नाराजगी पर जो है इसका जो है एनओसी दिया गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। और जो भी हो, देखिए राजनीति तो है, इसमें सियासत तो है, लेकिन इस समय जिस तरह से धर्मलाल कौशिक जी विरोध कर रहे हैं, तो भाई हाई कोर्ट ने जब जनहित याचिकाओं को ही निरस्त कर दिया तो फिर मुझे लगता है कि धर्मलाल कौशिक जी की जो आपत्ति है वो इस समय कम से कम जायज इसलिए नहीं लगती क्योंकि बार बार ये देश भर में दुहाई दी जा रही है कि कोयला यदि नहीं आएगा तो फिर बिजली संकट का क्या होगा, पूरा देश अंधेरे में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर यदि हम देखते हैं कि राहत तो इससे मिल रही है, सियासत भी है, महत्वपूर्ण बात। और जो सुरेंद्र भाई ने उठाया था, चिमरानी जी ने भी जो बातें उठाई, मैं दोनों भाइयों के बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि हम जो प्राकृतिक प्रदूषण है, विस्थापन है, इन सब चीजों को लेकर क्या करते हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं उठाना चाहूंगा देखिए इस मामले में कि कलेक्टर द्वारा 4-5 दिन पहले एक आदेश जारी किया गया है कि जो पेड़ कट रहे हैं उसका एक पेड़ का 150 रुपया मुआवजा दिया जाएगा। मतलब आप देखिए कि इस तरह की चीजों पर भी हमको डिबेट करना चाहिए और आपत्तियां होनी चाहिए कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और ये राष्ट्रीय हित का मामला है, इसलिए इसको तो देखिए कोई रोक नहीं सकता, हाई कोर्ट ने भी नहीं रोका। अब हम सुप्रीम कोर्ट पर नजर है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर चूंकि याचिका लगी है तो उसका जब तक निर्णय ना आ जाए तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस पर इन चीजों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए कि लाखों रुपए के, हजारों के जो पेड़ होते हैं उनकी कीमत सरकार ने किस तरह से 150 रुपए निर्धारित किया। तो ये मुद्दे हैं। फिर आदिवासियों के विस्थापन का मुद्दा है निश्चित रूप से, जिसको सुरेंद्र वर्मा जी ने उठाया था कि ये जो स्थानीय आदिवासियों के हक छीने जाएंगे, उनकी जमीन, उनके घर छीने जाएंगे, पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही होगा। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों पर अब सरकार, हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों इस मामले में फंसे हैं, तो दोनों क्या निर्णय लेते हैं इस पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। सर बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि अगर हम बात करें तो खनन उतना ही जरूरी है जितना उपयोग हो सके। अगर अत्यधिक होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा, और यही कारण है कि ये प्रभाव हम मौसम में सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में देख रहे हैं। बहरहाल जो सवाल आपने उठाए हैं काफी चिंताजनक है। सुरेंद्र जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन 2 सवाल मेरे भी हैं। जिस तरीके से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, चिमनानी जी ने भी कई आरोप लगाए, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अनुमति तो अब दे दी गई है, लेकिन जो जंगलों को बचाने का खाका था, क्या कुछ सरकार ने ऐसा रास्ता निकाला है कि अनुमति खनन के साथ साथ किसी और जगह पर इतने वन लगाए जाएंगे? और जिस तरीके से वरिष्ठ सर भी कह रहे थे इस बात को
कि यहाँ पर जो पेड़ों की कीमत है वो कम लगाई गई है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए और उनको कहीं और लगाया जाना चाहिए, कुछ इस तरीके का भी विचार कर रही है क्या सरकार? आकाश जी, जो पर्यावरणीय अनुमति दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा वो शर्तों के अधीन दी जाती है और माननीय भूपेश बघेल जी ने वही कहा कि जो शर्तें हैं उसका कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। और देखिए, ये मैं पहले भी कहा, केंद्र सूची का विषय है। 2014 से 18 तक एनएमडीसी की खदानें, कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें, एसीसीएल की खदानें निजी क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर दी गई। 2014 अक्टूबर 2014 के बाद से पहली बार यहां पर कोल का कमर्शियल माइनिंग शुरू हुआ। तो ये चिमनानी जी दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि जनता से, पर्यावरण से, कोल के, और ये जो कोल का संकट आकाश जी जो पैदा किया गया है वो कृत्रिम है। भारत जो है 5 सबसे बड़े कोल उत्पादक देशों में शामिल है विश्व में, और छत्तीसगढ़ जो है अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ में लगातार हम 4 रैक की मांग करते हैं, प्रतिदिन 1 रैक भी नहीं दिया जाता। तो ये उपेक्षापूर्ण जो सौतेला व्यवहार है, जो केंद्र सरकार के पाप हैं, जो इनके निजी पूंजीपति मित्र जो है इंपोर्ट कर रहे हैं 1.5 गुना दाम पर, उसको खपाने के लिए देश में कोल संकट निर्मित किया गया है। और राजस्थान का प्रकरण इसलिए अटकाया गया था राज्य सरकार की एनओसी के लिए क्योंकि ये अपने पाप ढाक सके। निश्चित रूप से जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है, केंद्र सूची का विषय है, केंद्र के अधीन है, केंद्र के द्वारा ये मांगा जाता है और अंतिम आदेश भी केंद्र के द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, आप सुरेंद्र जी आप धारा प्रवाह में बोलते बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं समझना यही चाह रहा था, बीजेपी भी शायद यही समझना चाह रही होगी, मुझे ऐसा लगता है कि जो बात को आप कह रहे हैं कि केंद्र ने अटकाया था, क्या एनओसी के लिए जो राज्य सरकार के पास भेजा गया था तो राज्य सरकार ने क्या एनओसी तुरंत दे दी थी, या देरी क्यों हुई? देरी को लेकर ये सियासत है और विपक्ष यही कारण है। जी आकाश जी, आपको मैं फिर से प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय खनन मंत्री है उनका बयान याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था कि जो कोल खनन एरिया है वहां 5वीं सूची अनुसूची के नियम लागू नहीं होते, वहां किसी के एनओसी की जरूरत नहीं है। और जब अपने निजी पूंजीपति मित्रों को आवंटित किए, 470 आपत्तियां थी जिसमें राज्य सरकार की आपत्ति भी थी, उसको दरकिनार करके जब अपने पूंजीपति मित्रों को आवंटित कर सकते हैं तो राजस्थान सरकार को इसलिए रोक के रखे थे ताकि ये अपने पाप उसके आड़ में ढक सके। और वहां देखिए, मैंने पहले भी कहा, बिजली भी जरूरी है, इस्पात भी जरूरी है, सीमेंट भी जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राज्य सरकारों की जो आवश्यकता है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना केंद्र का दायित्व है। और सरकार को आवंटित किया गया है, राजस्थान सरकार को, ताकि वहां के नागरिकों को देश के संसाधन पर उनका हक क्यों नहीं होना चाहिए कि क्या केवल इनके निजी पूंजीपति मित्रों का ही हक है? और राज्य सरकारों को बाध्य किया जा रहा है 10% जो है इंपोर्टेड कोयला को खपाने का 1.5 गुना दाम में, क्योंकि इनके निजी पूंजीपति मित्र इंपोर्ट कर रहे हैं। उनको लाभान्वित करने के लिए योजनाएं बनाते हैं, उनको लाभान्वित करने के लिए जब कोल इंडिया लिमिटेड और एसीसीएल की माइंस उनको देते हैं तब आपत्ति की जरूरत नहीं होती। उसी के विरोध में तो सरगुजा से आदिवासी पैदल आए थे रायपुर तक, आपको भी याद होगा, उस पर भी आपके लोकप्रिय चैनल में डिबेट भी थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने पाप ढकने के लिए इस प्रकार से आरोप लगा रही है। इनको जब देना होता है तब ये सारे आपत्तियों को दरकिनार कर देते हैं। चलिए मैं चिमनानी जी से समझ लेता हूं। चिमनानी जी, इनका तो वही राग है सरकार का भी कि हम नियमों के अनुरूप चल रहे हैं, और 2014 से लेकर अभी तक देरी भी केंद्र सरकार के कारण ही हुई। अगर केंद्र सरकार एनओसी नहीं मांगती तो जैसे दूसरे राज्यों में कोल के जो खदान थी उनका आवंटन किया गया था, यहाँ पर भी राजस्थान सरकार को आवंटन हो जाता, लेकिन आपके कारण आवंटन नहीं हुआ। इस तरीके का आरोप कांग्रेस की तरफ से है। आकाश जी, मेरा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट में आजकल इन्हीं प्रकरणों में अब फिर सुरेंद्र जी बोल पड़े। जी, जो प्रश्न डिबेट में उठते हैं उसका उत्तर मिलना चाहिए ना आकाश जी। मैंने साफ साफ पूछा कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को क्यों चिट्ठी लिखी, फिर ये तीनों ने, मुख्यमंत्री हमारे अशोक जी और सोनिया गांधी की बैठक क्यों हुई जब केंद्र के हाथ में सब कुछ है तो, और उस बैठक के बाद यहाँ पर अनुमति क्यों दी गई? मैंने पूछा, साफ पूछा, लेकिन उसका जवाब तो मिला नहीं। रटा रटाया वही बयान, पूंजीपति। राजस्थान में मैं बता दूं, मैं जवाब दे दूं, समय दे दीजिए। मैं इसी प्रकार से कथा कहानी का पालन कर रहा था। 7वीं अनुसूची पढ़ लीजिए संविधान का, और 2014 सुरेंद्र जी आपके पास लौटूंगा। नहीं, थोड़ा संयम रखिए, लौटूंगा आपके पास। चिमनानी जी की बात पूरी हो जाए फिर आप ही के पास। ना आकाश जी, ये गलत बयान नहीं करेंगे। मैंने कारण बताया ना, जी, वहाँ का प्रकरण क्यों एनओसी के लिए रोका गया था उसका कारण बताया। नहीं तो आप जवाब ले लेते हैं ना, आपके नहीं आपके आरोपों का जवाब ही तो ले रहा हूं मैं चिमनानी जी से। समझ लेते हैं ना चिमनानी जी क्या कह रहे हैं। सुरेंद्र जी,
क्यों आप कांग्रेस का पूरा चरित्र उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? चलिए। प्रोफेशनल है, आप प्रोफेशनल की तरह बिहेव करिए। चलिए ना आप ये दूसरा भाजपा का चरित्र दूसरा है, ये वही लोग मैं कह रहा हूँ। पूंजीपति कहते रहते हैं। सातवीं राजस्थान में राहुल गांधी जी की सभा हुई, वहां से उन्होंने अदानी को गालियां दी और 72 घंटे में राजस्थान की सरकार ने अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो ये तो इनकी दोगली राजनीति है और इन्होंने जवाब देने से बिल्कुल बचे हैं। मैं नहीं बच रहा हूं, मैं तथ्य रख रहा हूं कि 2020 में कोरोना आने के बाद सवाल है कि माननीय केंद्रीय कोयला मंत्री 18 के बीच में छत्तीसगढ़ आए। अरे आकाश जी, आप चुप नहीं करा रहे हैं। सुरेन जी उसमें तो नहीं, सुरेन जी लौट रहे हो ना, आपके पास लौट रहा हूँ, बात तो पूरी करनी, लौट रहा है ना हूँ। जी लौट रहा हूँ मैं ये आपके तो पास। तरीका नहीं है। हाँ जी बोलिए आकाश चिमनानी जी, जी। मेरा निवेदन है, बोलने दिया जाए। जी बोलिए आप पूरा करिए। 2020 में जब कोरोना आया, उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद केंद्रीय कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे साहब। और केंद्र सरकार ने जो स्थान चिन्हित किए थे कोयला खदानों के जी, उसके लिए यहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि हम नहीं मानते केंद्र सरकार ने जो किया। तो कोयला मंत्री, केंद्रीय कोयला मंत्री मुख्यमंत्री जी के पास खुद गए और वहां पे मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे ये स्थान पर मैं नहीं खनन करूंगा। तो केंद्रीय मंत्री जी ने कहा ठीक है, आप जहां चाहते हैं वहां कर लीजिए। मतलब केंद्र सरकार तो वो कर रही है जो यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार कह रही है। और उसके बाद देखिए इनकी दोगली राजनीति कि उल्टा केंद्र पे आरोप लगाते हैं और जो इनसे सवाल पूछो जवाब देते नहीं है, और जब हम पोल खोलते हैं तो बीच बीच में बोलते हैं। अब आकाश जी, मैंने तथ्य रखा है, इसका जवाब लेके दीजिए मुझे। चलिए बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, बोलना भी चाह रहे हैं सुरेन जी। जी बोलिए सुरेन जी। आकाश जी, ये न कानून को मानते हैं न संविधान को मानते हैं, ये उन्हीं पूंजीपतियों के गुलाम हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, कोल इंडिया लिमिटेड का स्पष्ट बयान आया है कि आने वाले 15 वर्षों तक जो अभी फिलहाल संचालित है खदानें, उससे कोल की कोई कमी नहीं है। पूरे देश में कोल संकट जो उत्पन्न किया गया है, ये मोदी सरकार के द्वारा ये कृत्रिम कोल संकट पैदा किया गया है। नहीं, सुरेन जी पाने के लिए सुरेन जी मान लेते हैं। सुन लीजिए, मैं सुन ही रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, जनता भी सुन रही है। सवाल यही है, मैं भी सुन रहा हूँ, जनता भी सुन रही है। और यही कारण सुरेन जी, मैं आपसे बार बार कह भी रहा हूँ इस बात को, अगर बीजेपी आरोप लगा रही है, अगर केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे तो उसका जवाब दे दीजिए ना इनको। जो आरोप है, आरोप अपनी जगह है। अगर ऐसा कुछ हुआ था और आपको लगता है जो चीज को बीजेपी कह रही है, आप बताइए ना इसके बारे में। मैंने पहले भी कहा 7वीं अनुसूची में कोल खनन जो है केंद्र सूची का विषय है। इससे पहले जितने आवंटन कमर्शियल माइनिंग की इन्होंने दिया है, 470 से अधिक ग्राम सभाओं की आपत्ति थी, राज्य सरकार की आपत्ति थी, उसको दरकिनार करके इन्होंने अलर्ट किया है। अब राजस्थान क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य है, उनको जनता के सामने ये दिखाना था कि राज्य सरकारें आवंटित करती है या उनके कागज के एनओसी के बिना आवंटित नहीं होता, केवल ये दिखाना था अपने। चलिए मान लेते हैं दिखाना था, नहीं आपका आरोप को सही मान लेते हैं, मान लेते हैं कि दिखाना था, एनओसी नहीं देनी, एनओसी चाहिए थी। जी दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, और जो अक्टूबर 2014 में मोदी सरकार ने जो अध्यादेश लाया है, उसमें भी स्पष्ट रूप से ये कहा है कि राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। उनके जो प्लांट हैं, उनके जो पावर सेक्टर हैं, उनके जो कोल है उसको प्राथमिकता से दिया जाएगा। तो वहां की जनता का भी अधिकार है देश के संसाधन में, को उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप कमर्शियल माइनिंग ओपन क्षेत्र में करवा रहे हैं। तो आपको अभी हसदेव के मामले में मैं यही समझना चाह रहा हूं, हसदेव के मामले में आपके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा राज्य सरकार के, क्योंकि आप जिसकी चीज को कह रहे हैं, क्योंकि मामला राजस्थान से भी जुड़ा और यही कारण है कि उसको लेकर सियासत हो रही। अगर कहीं और से जुड़ा होता तो शायद सियासत भी नहीं होती। जी लौट रहा हूं आपके पास, चिमनानी जी आ रहा हूं आपके पास। हसदेव मामले में आकाश जी, हसदेव के मामले में जो वहां की जैव विविधता है, जो वहां पर पेड़ पौधे हैं, जो वन का क्षेत्र है, उसके संदर्भ में माननीय अकबर जी ने वहां पर्यावरण मंत्री को पहले ही अवगत करा दिया था। उसके बाद जो अंतिम आदेश पारित हुआ है, उसके बाद में जो उसमें क्लॉज हैं, जो शर्तें हैं, उसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। जो फॉरेस्ट एरिया है, क्योंकि वो लेमरू रिजर्व भी बनना है 1995 वर्ग किलोमीटर का, वो भी हमको संरक्षित रखना है। चलिए मतलब आपका एक ही दावा है, आरोप हम लगाएंगे। नहीं समझ गया आपकी बात, आपकी एक ही चीज है। मैं बीजेपी से और समझ लेता हूँ। जी चिमनानी बोलिए।
अभी इसी डिबेट में दो बातें कह दी हमारे कांग्रेस के साथी ने। पहले कहा केंद्र तय करता है, फिर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राज्यों का अधिकार है। मतलब राज्य तय कर रहे हैं। मतलब एक ही डिबेट में दो झूठ इन्होंने बोले, दोनों पकड़े गए। अक्टूबर 2014 का नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, मोदी सरकार अरे तो चलिए लौटूंगा आप दोनों के पास, लौटूंगा आप दोनों के पास। वरिष्ठ पत्रकार सर भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे समझ लेते हैं। डॉक्टर लखन चौधरी सर, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये सियासत का विषय है और आप इस पर विस्तार से प्रकाश डालिएगा कि वास्तव में स्थिति क्या है। क्योंकि अगर हम बात करें तो दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, मामला गंभीर है। बिल्कुल मामला गंभीर है। और देखिए राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है। देखिए निश्चित रूप से कि राजस्थान सरकार, कांग्रेस की यदि सरकार नहीं होती तो इतनी जल्दबाजी में भूपेश बघेल भी एनओसी नहीं देते, ये सच्चाई है। देखिए इसको भी हमको मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस पर सियासत जो है, केंद्र सरकार भी बहुत ज्यादा सियासत कर रही है। और निश्चित रूप से देखिए इसके उत्खनन का जो अधिकार है वो अडानी ग्रुप के पास है। और सब जानते हैं कि अडानी ग्रुप को किसका संरक्षण है। अडानी ग्रुप जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से जो है कोयला बाहर से आयात कर रही है और उस कोयला को जो है खपाने के लिए भी इस तरह के कृत्रिम संकट पैदा किए जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया में पिछले कई महीनों से चल रहा है। तो राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, सियासत दोनों तरफ से हो रही है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है आकाश जी कि इस तरह देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज की कोल इंडिया पिछले कई महीनों से बार बार ये कह रही है कि कोयले की देश में कहीं कोई कमी नहीं है, कोयले की कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है, उत्खनन की कहीं कोई समस्या नहीं है। कोयला जब है नहीं की समस्या है। सर माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, समय अब हो चला है और यही कारण है हमें डिबेट को यहीं विराम लगाना होगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो हसदेव में जो पारा स्कूल ब्लॉक के लिए उत्खनन की अनुमति मिली है, उसके बाद इसको लेकर सियासत शुरू हो गई और राहत जरूर है, क्योंकि पूरे देश में कोयले की कमी की बात की जा रही है, लेकिन इस कमी को भी कृत्रिम कमी बताया जा रहा है। कोल इंडिया के जो बयान निकलकर सामने आए उनके दावों को का भी जिक्र हो रहा है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो हसदेव को लेकर अभी ये सियासत थमने वाली नहीं है, क्योंकि खनन के पहले ये आलम है। तो आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।